Hello everyone. So today we'll discuss about the basic introduction of finance. What is finance? Finance is simply means money. Okay. So money is what? So there is a quotation by someone's कि money is not a problem but understanding money is a problem, right? है ना कि आपके पास पैसे हो ये कमी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसे को समझना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द ऑल अबाउट द finance and what are the basic objective of finance, what are the function of finance, and what are the history from where we get the concept of finance. So in general, is if I talk about the definition of the finance, so yes, it is a provision of money at the time of the required, right? सो जब पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उसकी एक प्रोविजंस होती है ना। आपने ट्वेल्थ में या इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा कि प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व, राइट? तो जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं, पैसे की प्रोविजंस को लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड finance, right? Especially it is defined as a procurement of the fund and their effective utilization. Procurement के मतलब क्या होते हैं? Sources of fund, okay? सोर्सेस ऑफ फंड मतलब पैसे कहाँ कहाँ से हमारे पास आती है और पैसे की कहाँ कहाँ हम यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, राइट? तो अगर पैसे की आने की सोर्सेस और पैसे की जाने की को डेस्टिनेशन, अगर इन दोनों चीज़ों को हम मैनेज कर लेते हैं, इन दोनों चीज़ का हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? So from this we can get that financial management is a defined as a management of flow of fund in the form. Form means what? Is a business, company, and business or company, right? Flow of fund means what? It could be a two types of flow, है ना? Inflow और outflow, right? बिजनेस में पैसे की आने की, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। और बिजनेस से पैसे जहाँ जहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ जहाँ हम अगर सपोज कि हमने कुछ प्रॉपर्टी की परचेजिंग कर लिया, है ना, दैट तो हमारा पैसे यहाँ से हमारे पास से जाता है। तो और आता कहाँ से? जो सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है? अगर हमारा बिजनेस है तो हमारा सेल्स होती है, सेल्स से पैसे की इनकम्स होती है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कंपनी अपने पैसे को डिवेंचर पे दे रखे हैं, इंटरेस्ट लेती है, कमीशंस आती है, तो दिस ऑल आर द फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ इनकम, राइट? नाउ ऑल द बिजनेस डिसीजन हैव द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एंड देयरफॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इनवाइटेबली रिलेटेड विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। कि जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, है ना, सारे डिसीजन को हम फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ी कि व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से आता है ना, और इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली जो फाइनेंस होती है ना, फाइनेंस को तीन फेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे फाइनेंस को। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होगे तो हिस्ट्री का भी दो पार्ट में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन द सेम वे हम फाइनेंस को थ्री फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट फेज इज द ट्रेडिशनल फेजेस, मीन्स अप टू द 1940, जब भी जहाँ से भी फाइनेंस स्टार्ट हुआ होगा। देखो एग्जैक्ट सोर्स और एग्जैक्ट हिस्ट्री कि कब फर्स्ट डे कब था जहाँ पे फाइनेंस का स्टार्ट किया गया था, ऐसा कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, राइट? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि फाइनेंस जो एक्सेल और पहले जो फाइनेंस थे, दैट इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो वी कैन से दैट फाइनेंस इज द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइनेंस का अपना कोई वजूद नहीं था, फाइनेंस को हम इकोनॉमिक्स से निकाले हुए हैं, एग्जैक्ट किए हुए, राइट? तो ट्रेडिशनल फेज क्या कहती है कि व्हाट फाइनेंस के बारे में, उस टाइम क्या होती थी अप टू द 1940 कि फाइनेंस फंक्शन वाज द एपोसेटिक इन नेचर। एपोसेटिक ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एपोसेटिक का मतलब होता है कि दैट इज नॉट अ रेगुलर, है ना, दैट इज नॉट अ रेगुलर। सबसे पहली बात है कि ये रेगुलर नहीं होती थी, फाइनेंस को हम रेगुलर नहीं मानते थे। जब भी कंपनी में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते थे, तभी हमें लगता था कि ये फाइनेंस के एक्टिविटीज यहाँ हुआ। अगर किसी ने पैसे दिए या किसी ने पैसे हमसे लिए और जिस समय कंपनी का के पास कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होती है, उसी टाइम हमें लगता था कि हाँ अब फाइनेंस अपने जगह पे ले लिया, अब यहाँ पे फाइनेंस का एक्टिविटी हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एपिसोडिक। एपिसोडिक का सिंपल सी मतलब ये होता है कि जो रेगुलर ना हो, है ना, जो एपिसोड के बेसिस पे हो, अलग अलग टाइम पे हो, एज पर द रिक्वायरमेंट हो, तो ये वाली चीजें होती है ना, राइट? सेकेंड फेज आती है
ट्रांजैक्शनल फेज जो 1942 लेकर 1950 10 इयर्स की फेज होती है। इस फेज में हमने क्या देखा कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो थी ना वो सिमिलर थी एज अ ट्रेडिशनल फेसेस। जो ट्रेडिशनल फेसेस थे उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, तो इसको और 10 इयर्स की गैप में रखे थे, तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल्स आती है मॉडर्न फेज का, जो आफ्टर 1952 टिल्स अभी तक हमारे पास जो भी फाइनेंस हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम फाइनेंस में पढ़ते हैं, दे ऑल आर कवर्ड इन द मॉडर्न फेज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। मॉडर्न फेज में क्या होता है कि फाइनेंस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। एक तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल फेज में जो एपिसोडिक इन नेचर बताया था उनको हमने रिप्लेस किया, और फाइनेंस ऐसा इज अ रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, है ना। और बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है बिजनेस में एंड कंपटीशन में। इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंस नॉट ओनली फॉर द एपिसोडिक इवेंट, देखो, है ना, बट ऑल्सो फॉर द डे टू डे एक्टिविटी। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं है कि कभी जब कोई एक्टिविटी होगा तभी हम फाइनेंस होगा, और जब एक्टिविटी नहीं होगा तो फाइनेंस नहीं होगा, नहीं। हर दिन हर एक्टिविटी हर इवेंट में हमारे फाइनेंस का यूज हो रही है यहाँ पे आज के दिन मॉडर्न फेसेस में, है ना। तो दिस आर द मॉडर्न फेसेस। वी कैन से दैट कि जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मॉडर्न फेज का, तो क्या होती है, द फर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट, इनसाइडर इज मोर इम्पॉर्टेंट, हमने इसमें दिया है। रेशनल मैचिंग ऑफ द फंड टू देयर यूज so as to maximize the wealth of the current shareholder. See, rational matching का मतलब क्या था, what do you mean by rational matching? यहाँ पे एक वर्ड्स आते हैं रैशनल एंड इरेशनल। सिंपल सी बात है, रैशनल हम तभी कहते हैं, रैशनल को हम तभी कहते हैं एज पर द डेटा। जब हम किसी भी चीज को, जब भी किसी भी डिसीजन को हम डेटा के बेसिस पे लेते हैं, अगर डेटा कह रही है कि इस चीज को अब मार्केट अप जा रही है ना, तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि ये अप ही है। यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं आएंगे, कोई भी मॉडर्न फैक्टर्स नहीं आएंगे। जो डेटा बोलेगा, जो हमारे एनालिसिस बोलेगी, उस बेसिस पे हम आपको डिसीजन लेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी इमोशनल फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि डेटा कुछ हमारा और कह रहा है और हम डिसीजन कुछ और ले रहे हैं, सपोज मान लो अगर CAPM हम आपको कैलकुलेट करते हो, है ना, CAPM अगर कैलकुलेट करते हो और CAPM में अगर एज पर द रूल्स, एज पर द प्रिंसिपल्स कहते हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, तो जो रूल्स कहती है ना, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। ये मॉडर्न क्या कहते हैं, मॉडर्न फाइनेंस कहती है ना। यहाँ पे कोई भी इमोशनल फैक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, नाउ द अप्रोच हैज बिकम मोर एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे, तभी तो हम अपने जो डिसीजंस होते हैं पूरी के पूरी रैशनल मैचिंग पे रखते हैं, ये रैशनल पे नहीं रखना है आपको, राइट। सो दिस आर द phases or history of the finance. Now we'll talk about the financial decision in a firm. सो फाइनेंशियल डिसीजन क्या होती है, देखो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो बेसिकली आपको 3 डिसीजन जो होती है वो फाइनेंशियल डिसीजन कहलाती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें कि फाइनेंशियल डिसीजन को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग, सेकेंड इज कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये दीज आर द 3 ब्रॉड एरिया ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। See, we are going to take the decision of the finance on the basis of this. These are the, we can say these are the tools or techniques of the financial management, है ना। ये tools होती है, techniques होती है जिसके basis पे हम financial management को लेते हैं, right? Okay. So you can see this. Capital budgeting किया. What do you mean budgeting? सिंपल सी अगर हम केवल एक बजटिंग वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, देन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल डेटा, राइट। क्या बताया हमने, द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल डेटा। जो पास्ट फाइनेंशियल डेटा हमारे पास है उस बेसिस पे अगर हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बजटिंग, राइट। बट यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल के बजट हम करते हैं, तो कैपिटल का बजटिंग कैसे करेंगे, मीन्स एलोकेशन ऑफ फंड to different long-term assets like investing in the land, machinery, infrastructure, distribution network, etc. सपोज आपके पास एक पूरी फंड है, इस फंड का कितने पार्ट आप अपने मशीनरी में खर्च करने वाले हो, कितने आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगाएंगे, कितने हम एसेट्स में लगाएंगे, कितने हम नेटवर्किंग में लगाएंगे। तो अलग अलग चीज़ें का अगर अभी गवर्नमेंट भी अपनी बजट बनाती है, ठीक है,
तो गवर्नमेंट की बजट में आप देखते होंगे कि कुछ परसेंटेज उन्होंने एजुकेशन के लिए एलोकेशन कर रखे हैं, राइट। कुछ परसेंटेज उन्होंने वेलफेयर के लिए करते हैं, कुछ अमाउंट उन्होंने कल्याण समाज को देते हैं, कुछ जो अमाउंट होते हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो ये अलग अलग वो एलोकेशन कर रहे हैं ना, तो वो क्या करें अपने पूरे फंड में से एलोकेट कर रहे हैं कि कितने पैसे उनको कहाँ यूज करना है। तो सेम इन द सेम वे बिजनेस में जो हमारा पूरा फंड होता है उस फंड को अलग अलग जैसा के पास हम एलोकेट करते हैं, एलोकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट इन द एनी प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सी, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। आपके बिजनेस में कितना कैपिटल आपकी इक्विटी है, कितना अपना डेब्ट है। सिंपल सी बात है, अब यहाँ बेसिक्स रखेंगे कि इक्विटी है ना, इक्विटी प्लस डेब्ट। इक्विटी का सिंपल सी मतलब ये होती है, क्या होता है कि जो पैसा ओनर का अपने पैसे होते हैं, है ना, ओनर अपने घर से ले आते हैं, अपने रिलेशन से ले आते हैं, अपने तरफ से ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है डिवेंचर, जो आपने पब्लिक मार्केट से ले रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने ले रखा है, ठीक है। तो कितने, अगर सपोज आपकी इक्विटी है 50%, है ना, और डेब्ट है 50%, तो 50-50 का रेशियो 1/1 का रेशियो यहाँ पे आ जाती है आपको, ठीक है। इसी तरह हो सकता है आपकी जो फॉर्म है उससे 90% आपकी इक्विटी हो, 10% ही आपकी डेब्ट हो, इट कैन बी पॉसिबल। तो कितने परसेंटेज आप इक्विटी लेते हो, कितने परसेंटेज आप डेब्ट की अमाउंट रखते हो अपनी कंपनी में, अपनी फॉर्म में, वो डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। नाउ द की इशू क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने में, क्या क्या होता है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डेब्ट इक्विटी रेशियो। सी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बताएगी, है ना। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो अपनी कंपनी का, तो ऑप्टिमल मतलब बेस्ट टू बेस्ट इक्विटी डेब्ट रेशियो क्या होनी चाहिए, क्या इक्विटी अधिक होना चाहिए, क्या डेब्ट अधिक होना चाहिए, ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगी। विच स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट शुड बी एम्प्लॉयड, कौन सी स्पेसिफिक इम्प्लॉयड होनी चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हमने होने चाहिए। इसमें इक्विटी में भी होते हैं, इक्विटी में प्रेफरेंस इक्विटी होती है, डेप्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट होते हैं, है ना, करंट डेप्ट होते हैं, ये सारे डेप्ट होते हैं। तो उसमें से देखेंगे विच कैपिटल मार्केट शुड बी फॉर्म एक्सेस, कौन से कैपिटल मार्केट से आपको पैसे उठाने हैं। वेन शुड द फॉर्म एज द फाइनेंस मतलब अपने कंपनी को कब पैसे फंडिंग करनी है, मार्केट से पैसे किस टाइम पे उठाना है, जो टाइमिंग होता है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सपोज मान लो अभी जियो पॉलिटिकल बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्या इस टाइम पे आप अपनी कंपनी के लिए लोन रेज करोगे या नहीं करोगे। तो टाइम जो है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी को ये डिसाइड करने में कि पैसे उन्हें कब लेने हैं और कितने लेने हैं और कैसे लेनी है। ये तीन चीज़ तो बेसिकली आती है ना। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब पैसे आपके पास आ गए, है ना, हमने ले लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर ले लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल वर्किंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। इट ऑल्सो रेफर टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, जो डे टू डे के टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है ना। सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, या तो आपकी जो रॉ मटेरियल की परचेजिंग में जो पैसे आपको लगानी है, या डे टू डे एक्टिविटी में जो भी होती है, वो सारी चीज़ें ये कैपिटल फाइनेंसिंग, कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम देखते हैं ना, रिलेटेड टू डे फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड डील्स विद द करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज़। जो पूरे एक मंथ्स के अंदर में आपकी जो भी रनिंग खर्चे हम जिसको कहते हैं, बेसिकली वो उस चीज़ को हम वर्किंग कैपिटल से मैनेज करते हैं, राइट। सो द की इशू इन दिस के साथ क्या क्या इशू होती है, क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस होती है ना। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री कैसे कितनी होनी चाहिए। देखो बिंग बिजनेसमैन, आप हर दिन अगर आप एक बिजनेस हो, आपकी एक छोटी सी दुकान भी है, तो आपको गले में पैसे कितने रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे तो आप रखोगे नहीं, हो सकता है वहाँ पे चोरी हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे तो आप रखोगे नहीं। जितने आपको पता है कि आज पूरे दिन में हमें 10 लाख या 1 लाख या 10,000 की ज़रूरत है, हमें उतने ही गले में पैसे रखने चाहिए, है ना। तो ये होते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री, आपके पास कितनी होनी चाहिए, है ना। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फॉर्म्स, क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये देखते हैं। वेयर शुड द फॉर्म इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म्स कैश सरप्लस। अब शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना
है कि अगर जब रिक्वायरमेंट हो आपके बिज़नेस को, आपकी कंपनी को, तो पैसे जल्दी से आपके पास मिल जाए, मतलब ईज़ी टू कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि पैसे आपने लगा दिया और फिर पैसे वो आपको ना मिल रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम पैसे को शॉर्ट टर्म में जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमें पैसे वापस मिल जाएँगे। तो ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और आज की जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मेनली कितने फंक्शंस होते हैं? बेसिकली 3 फंक्शंस होती है ना। क्या क्या होता है? पहला होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिसीजंस, देन फाइनेंसिंग डिसीजन और फिर डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? अगर पैसे आपके पास आ गए, सपोज लेट्स कि एक बार हमारे पास पैसे आ जाता है, ठीक है, हमने मार्केट से, पब्लिक मार्केट से, रिलेटिव से, कहीं से पैसे हमने फंडिंग कर लिया, तो उस चीज़ का क्या करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसे अब हमें कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, बेसिकली कि एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट प्रपोजल हुज बेनिफिट आर टू बी रियलाइज इन द फ्यूचर। मतलब आपको ये डिसीजन लेना है कि पैसे आपको कहाँ कहाँ लगाना है, क्या लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगानी है, क्या शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगानी है। तो ये बताती है क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। द डिसीजन रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स आर नोन एज द कैपिटल बजटिंग, जो हमने पहले बताया था। रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म एसेट्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। नाउ सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? इट रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द प्रोपोर्शन सोर्स टू इनकम द सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कहाँ से आपको लेना है पैसे, आपको कहाँ से अरेंज करना है ना। फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसे कहाँ कहाँ से लेने हैं, कितने डेप्ट लेने हैं और कितने इक्विटी लेने हैं। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केवल 3 डिसीजन आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन उन 3 डिसीजन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग में, है ना। डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? द डिविडेंड शुड बी एनालाइज इन रिलेशन टू द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे दो बातें बोला जाता है। कभी फॉर्म के ये बोलते हैं कि दो हाउस कहती है, अपने थॉट्स देती है। एक हाउस ये कहती है कि हमें अपने इक्विटी शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, देना चाहिए। लेकिन सेकंड थॉट्स कहते हैं कि नहीं, आपको डिविडेंड मत दो, लेकिन जो पैसे डिविडेंड में देने वाले थे उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दो अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये दो थॉट्स बोलती है अपने स्कूल्स में कि आपको इन दोनों में करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो फाइनल डिसीजंस होते हैं विल डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर द फॉर्म। सो बट मेरा रिकमेंडेशन और मेरा थॉट्स ये होती है कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते हो तो उसे एक मोटिवेशन की पार्ट होती है। व्हाट इज डिविडेंड? बेसिकली तो आपको ये जानना पड़ेगा कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर के बीच में जो भी प्रॉफिट्स होती है उसकी पर यूनिट पर इक्विटी के बेसिस पे आपको डिवाइड किया जाता है। तो उस पार्ट को आपको कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड पॉलिसीज में आपको यही देखने को मिलता है ना कि देखो मैंने आपको बताया ना कि टू अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल इन डीलिंग विद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, है ना। एक थॉट्स ये कहते हैं कि इसे अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और दूसरा थॉट्स ये कहता है कि ये रिटेन इन द बिजनेस इटसेल्फ। रिटेन इन द बिजनेस इटसेल्फ का क्या करेंगे, जब आपको कंपनी को इंक्रीज करना पड़ेगा या कंपनी को जब आपको और री इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो सेम डिविडेंड का जो पैसा है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये दो थॉट्स बोला जाता है डिविडेंड के बारे में, राइट। सो मुझे लगता है वीडियो बड़ी हो जाएगी अब यहाँ से ज़्यादा, ठीक है। सो आज हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, आज हमने ये देखा कि व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट आर द इवैल्यूएशन और हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, फंक्शंस क्या होती है फाइनेंस का, ये बेसिकली हमने देखा। नाउ फॉर दिस बेसिस वी विल स्टॉप दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है आपको, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें और पढ़नी चाहिए। तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से यहाँ से फॉर दैट। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। और आपको किसी और टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है वीडियो का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। विल डिस्कस एंड विल अपलोड द वीडियो ऑन योर चॉइस, योर प्रेफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच।